ओके, सो इन्वेंट्री टॉपिक हम कर रहे थे, उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बाकी थे ना। सो इन्वेंट्री टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा है वो रिकैप करते हैं पास। ओके, पहले तो हमने सीखा कि कॉस्ट कैलकुलेट करने के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स, उसमें हिस्टोरिकल मेथड है, नॉन हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में दो इन्वेंट्री के टाइप्स, ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, ऑर्डिनरीली नॉट इंटरचेंजेबल। नॉट इंटरचेंजेबल में एक ही मेथड है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, एंड इंटरचेंजेबल में फीफो लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। ओके, एंड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, एंड दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्ट है, बट वो आपको सीए इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग सब्जेक्ट में है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। फीफो लीफो वेटेड एवरेज, फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का लास्ट इन फर्स्ट आउट। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कौन सा अलाउड नहीं है? लीपो। ओके, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। हाउ टू कैलकुलेट सिंपल एवरेज? सभी प्राइजेस की टोटल करनी है। इफ देयर आर 5 प्राइजेस डिफरेंट, तो सभी प्राइजेस की टोटल डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वो कंडेंसर का क्वेश्चन है ना, इलस्ट्रेशन पहला। कंडेंसर हमने 5 अलग अलग वक्त पे लिए थे। ओके, तो हर टाइम प्राइस सेम नहीं रहेगी ना। आज लिया तो एक प्राइस है, 10 दिन के बाद प्राइस चेंज हो जाएगी। आप जो सब्जी खरीदते हैं उनको पता होगा, शेयर जैसे मार्केट चेंज होते हैं। ओके, तो उसमें आज गए तो ये रेट है, कल गए तो कुछ अलग ही रेट होता है। ओके, इवन इन सब्जी। तो यहाँ पर देखो 4 दिसंबर को ये रेट है 50, 10 दिसंबर को 55 है, ऐसे 5 बार हुआ ना। 1 2 3 4 5, दिसंबर 11 को परचेस किया, 19 को किया, 28 को किया, तो पूरे दिसंबर महीने में 5 टाइम्स हमने परचेस किए हैं। तो इसका सिंपल एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सब की टोटल कैलकुलेटर पे करो, 50 प्लस 55 प्लस 55, 55 दो बार लिया ना, देन 60 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 5, 53.4। ये कौन सा एवरेज हुआ, सिंपल या वेटेड? सिंपल एवरेज। ओके, सो सिंपल एवरेज कैसे करना है समझ में आ गया? सो 53.4 इज द कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। सो जितने यूनिट्स, अभी इनके पास 1000 यूनिट्स है ना स्टॉक में, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000 है, तो क्या करोगे? 53.5 इंटू 1000, सो कितना हुआ ये? 53,400। वेटेड एवरेज का बता सकते हो कैसे कैलकुलेट करना है? हाँ, यूनिट इंटू रेट। सो 900 इंटू 50, 400 इंटू 55, 300 इंटू 55, 200 इंटू 60, 800 इंटू 47। सो ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? ये सिंपल एवरेज हो गया। वेटेड में मल्टीप्लाई करने के बाद ये मल्टीप्लाई किया ना, एंड देन क्या करना है? टोटल करनी है ना। 900 इंटू 50, 400 इंटू 55, 300 इंटू 55, 200 इंटू 60, 800 इंटू 47, एंड फिर टोटल इनकी, एंड ये कैसे आया? 51.19। हाँ, 1,33,100 लो कैलकुलेटर पे, ये टोटल 1,33,100 डिवाइडेड बाय ये ना क्वांटिटी की टोटल 2600 आया क्या? 51.19। ओके, सो वेटेड एवरेज कैसे निकालना है समझा? 1,33,100 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी की टोटल, दैट इज 2600।
सो आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है क्या, पेज नंबर 4.16। 4.15 पे आ जाओ। 4.15 ये फॉर्मूला दिया हुआ है वेटेड एवरेज प्राइस का। वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, किसकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सो वो टोटल कॉस्ट मतलब 1,33,100। ओके, ये कैसे आया था, क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट की टोटल। एंड नीचे क्या दिया है डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। ओके, मतलब क्वांटिटी जो कि 2600 थी ना, सो टोटल 2600 यूनिट्स अवेलेबल है फॉर सेल। हाँ, एंड ऊपर उसकी कॉस्ट थी 2600। ये जो क्वांटिटी आई उन सबका रेट सेम नहीं था ना, इसलिए इसे अलग अलग करना पड़ा। ओके, कुछ यूनिट्स का रेट था 55, कुछ यूनिट्स का था 50, कुछ यूनिट्स का 47 था, इसलिए हर एक को मल्टीप्लाई करके टोटल लेनी पड़ी। ओके, सिस्टम्स बताओ, दो सिस्टम्स इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के, परपेचुअल है पीरियोडिकल। सो ये जो 4.16 पेज है उसमें परपेचुअल कौन सा है और पीरियोडिकल कौन सा है, ऊपर का ये जो है कौन सा है सिस्टम, परपेचुअल है। परपेचुअल मतलब मीनिंग क्या है वर्ड का, कंटिन्यूअस। परपेचुअल वर्ड का मीनिंग क्या है, कंटिन्यूअस। आफ्टर एवरी परचेस एंड सेल देयर विल बी रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री। कॉलम्स बताओ, पहले मेन कॉलम 4, डेट, receipts, issues and balance, date, receipts, issues and balance, and sub columns quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount। ये हुआ परपेचुअल सिस्टम। एंड फिर नीचे का क्या होगा, पीरियोडिकल सिस्टम। पीरियोडिकल सिस्टम में हम फिजिकली काउंट करने वाले इन्वेंट्री। सो 1000 क्वांटिटी थी ना, सो हमने वो फिजिकली काउंट किए हैं, किसी एक डेट को ही करेंगे ना। सो जनरली कौन से डेट को करेंगे, हाँ लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31 मार्च, या कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में वो कौन सी डेट देते हैं 31 मार्च या 31 दिसंबर। ओके, उस डेट को ही काउंट करना है। ओके, सो पीरियोडिकल एंड परपेचुअल आपको समझ में आ गया। ओके, बट वो बताने के लिए टाइम लगा। परपेचुअल एंड पीरियोडिकल फास्ट नहीं बता पाए कि कॉलम्स है तो परपेचुअल, कॉलम्स नहीं है तो पीरियोडिकल। उसके बाद ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में दी जाती है, इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस, एंड फिर उससे आप क्या माइनस करते हो, सेलिंग प्राइस से ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट, एंड देन आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सो वो मेथड देखी थी हमने, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। देन इन्वेंट्री टेकिंग मतलब फिजिकली इन्वेंट्री काउंट करना, वो अगर उस डेट को नहीं हुआ 31 मार्च को तो आगे पीछे कब तो करना है, फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट ईयर या लास्ट वीक ऑफ करंट ईयर। फिर उसमें एडलेस करना पड़ता है ना। उसमें दो कंसेप्ट देखे थे, एक गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट। तो वहाँ पर हम ओनर है एंड हमने एजेंट को दिए गुड्स, तो फिजिकली गुड्स उसके पास है बट ओनरशिप हमारे पास है। तो अगर वो सेल नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ओके, फिजिकल काउंटिंग में वो हमारे पास नहीं है, फिजिकली किसके पास है, कंसाइनी के पास। ओके, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और कौन सा था कंसेप्ट, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, अप्रूवल वाला, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। तो उस केस में अगर 31 मार्च को अप्रूवल नहीं मिला है कस्टमर का, तो ओनर कौन है, आप ओनर हो, तो आप आपके बुक्स में स्टॉक दिखाओगे। सिर्फ फिजिकली वो किसके पास है,
कस्टमर के पास, बट अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है तो ओनर आप हो, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड। बट डायरेक्टली सेल प्राइस ऐड नहीं करनी है, क्या ऐड करना है, उसकी कॉस्ट। तो सेल प्राइस दी है एंड परसेंटेज दिया है ऑन सेल्स, तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, बट सेल प्राइस दी है एंड परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है, तो वो सब याद रखना पड़ेगा ना। 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेल्स, 1/2 ऑफ कॉस्ट इज 1/3 ऑफ सेल्स। डिनोमिनेटर में एक एक बढ़ाना है। ओके, सो परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा किस पे दिया है, एंड 1/3 मतलब 33.33 होता है, 1/4 मतलब 25% होता है, 1/2 मतलब 50% होता है, वो सब भी याद रखना पड़ेगा। ओके, अभी आगे स्टार्ट करते हैं। Ascertain the value of physical stock as on 31st March 22। फिजिकल स्टॉक आपको बताना है, हाँ कितना है 31st मार्च को। तो X who was closing his books on 31st March 22 failed to take the actual stock which he did only on 9th April 22। ओके, तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, स्टॉक टेकिंग ना, इन्वेंट्री टेकिंग वाला क्वेश्चन है। ओके, हाँ नेक्स्ट वीक किया तो मतलब एडलेस आप बताओ, हाँ लॉजिक लगा के। सो जो भी इन्वेंट्री की अमाउंट होगी वो कौन से डेट की होगी, स्टार्टिंग पॉइंट 9th April व्हेन इट वाज ascertained by him to be worth 2,50,000। तो इन्वेंट्री जो है 2,50,000 वो कौन से डेट की है, 9th April 2022। It was found that sales are entered in the sales book on the same day of dispatch and written inward in the return book as and when the goods are received back। So return inward मतलब सेल्स रिटर्न। तो उन्होंने उनका अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ एक्स। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है, जब भी गुड्स डिस्पैच हो जाएंगे तब वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेगा, एंड जब सेल्स रिटर्न आ रहा है दैट इज रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड बुक आपने सब्सिडियरी बुक सीखा है, ओल्ड बैच, न्यू बैच ने कब सीखा है या नहीं सीखा है, 11th में। सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक। ओके, सो उस बुक में कब रिकॉर्ड होगा, जब गुड्स फिजिकली रिटर्न होंगे ना, गुड्स आर रिसीव्ड बैक। ओके, सो फिजिकल गुड्स के ऊपर डिपेंड है रिकॉर्डिंग कब करना है। गुड्स डिस्पैच हुए तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स रिसीव बैक हुए तो रिटर्न इनवर्ड बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बट परचेसेस का वैसे है क्या, चेक करो। परचेसेस आर एंटर्ड इन द परचेस डे बुक once the invoices are received। इनवॉइस कौन देगा हमें, सप्लायर ना, जिससे आपने परचेस किया है वो देगा। सो परचेसेस रिकॉर्ड करते वक्त फिजिकल चेकिंग हो रहा है क्या, गुड्स आए हैं क्या, नहीं हुआ है। सो इनवॉइस आ गया सप्लायर से तो रिकॉर्ड कर दिया अकाउंटेंट ने। सो एक बड़ी फैक्ट्री इमेजिन करो, उसका एक बड़ा ऑफिस इमेजिन करो, उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट इमेजिन करो, उसमें एक अकाउंटेंट बैठा है इमेजिन करो, एंड इन सब के ओनर आप हो, ऐसे भी इमेजिन करो। एंड आपने अकाउंटेंट को क्या बताया है, परचेसेस कब रिकॉर्ड करने हैं, व्हेन यू विल रिसीव इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर, एंड सेल्स कब रिकॉर्ड करना है, व्हेन डिस्पैच। ओके, सो डिस्पैच की स्लिप वगैरह वहां से मिलेगी आपको गोडाउन से। ओके, सो वो सब कोऑर्डिनेशन चाहिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, गोडाउन वाले लोग, परचेस डिपार्टमेंट, सबका क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, कब क्या हो रहा है तब अकाउंटिंग होगा। सो ये पॉलिसी याद रखोगे। परचेसेस कब एंटर करने हैं, जब इनवॉइस आ रहा है सप्लायर से, तब सेल्स डिस्पैच के टाइम। रिटर्न इनवर्ड व्हेन कम बैक। It was found that sales between 31st March 22 and 9th April 22 as per the sales day book are 17,200। and last line important है ये, rate of gross profit is 33 1/3 on cost। so 33 1/3% मतलब 1/3 of cost is how much of selling price, 1/4। so 1/4 आप लिखो वहाँ पर, 1/4 of selling price।
सो 17,200 सेल्स की अमाउंट है। सो मुझे ये अमाउंट नहीं चलेगी, मुझे क्या लगेगा, कॉस्ट। सो इसका 25% प्रॉफिट है ना, तो वो माइनस करो पहले प्रॉफिट। 17,200 लो कैलकुलेटर पे, देन माइनस प्रेस करो, देन 25 एंड देन परसेंटेज। ये कॉस्ट हुई उसकी, ओके। और ये सेल्स हम 9 अप्रैल पे है अभी, 31 मार्च की इन्वेंट्री चाहिए, तो इस पीरियड में सेल्स हुए मतलब वो कम हो गया है ना। सो हम यहाँ पर है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड, करेक्ट। सो प्लस की साइन दो उसको, 12,900 आप ऐड कर रहे हो। एंड उसी पीरियड में परचेसेस हुए हैं बिटवीन 31 मार्च 22 एंड 9 अप्रैल 22 एज पर परचेज डे बुक आर 1200। Out of these goods amounting to ₹500 were not received until after the stock was taken. So उसी पीरियड में 31 मार्च टू 9 अप्रैल परचेसेस हुए हैं। परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कितना हुआ है, 1,200, ओके। सो 1,200 जो परचेसेस है, जो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड हुए हैं, तो वो एज पर फिजिकल स्टॉक रिकॉर्ड हुए हैं या एज पर इनवॉइस, एज पर इनवॉइस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, याद है ना सबको, फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 22, ओके। भले ही 31 मार्च टू 9 अप्रैल इतने परचेस हुए हैं, ओके। सो ये जो 9 अप्रैल है उस दिन फिजिकली 1200 गुड्स नहीं आए हैं, परचेसेस 1200 के हुए, इनवॉइसेस 1200 के आ गए, बट उन्होंने आगे क्या दिया है, 500 वाला नॉट रिसीव अंटिल स्टॉक वॉज टेकन, मतलब 9 अप्रैल तक भी वो नहीं आया था 500 वाला। सो मतलब कितने आए थे, 700 ही आए थे, तो काउंट भी 700 ही किए, तो लेस भी कितना करोगे, करेक्ट। एंड लेस क्यों करना है, क्योंकि वो ऐड हुए हैं ना, वो आफ्टर 31 मार्च आए हुए गुड्स है, वो नहीं चाहिए हमें, सो वो लेस करने हैं। एंड 700 ही क्यों लेस करने हैं, क्योंकि 700 ही काउंट हुए, ओके। उस 2,50,000 जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका 9 अप्रैल का, उसमें कितने इंक्लूड है, 700 ही काउंट है। क्यों 700 ही काउंट है, क्योंकि 500 आए ही नहीं ना काउंट करने के लिए, ओके। सो ये क्या होगा, लेस। एंड कितना लेस करना है, 700, लिखो वहाँ पर 700 लेस करना है। ये लिखने से क्या होने वाला है, आप जब रिवीजन करोगे ना बाद में, जब टेस्ट होते हैं, जब 50% के टेस्ट होंगे, जब फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे, एंड देन मेन एग्जाम होगी आपकी, तब ऐसे एडलेस यहाँ पर ही कैलकुलेटर पे एडलेस करके आपका इन्वेंट्री अमाउंट करेक्ट आ गया, तो लिखने को तो आता ही है ना आपको बचपन से। मतलब लास्ट डे रिवीजन करते वक्त हम एडलेस सिर्फ करेंगे तो भी इन्वेंट्री टॉपिक रिवाइज हो जाएगा ना हमारा, इसलिए वहाँ पर एडलेस लिख के रखो। सो रिवीजन फास्ट करनी है बाद में, तो ही कंप्लीट होगा आपका सिलेबस। अभी और क्या हुआ है इनके साथ, गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 22 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल 22 अमाउंटेड टू 1,000। क्या करना है, कब रिसीव हुआ ये इनवॉइस, कब हुआ पहले तो इसका 1000 के गुड्स का मार्च में इनवॉइस हुआ, तो इनवॉइस आने के बाद क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है, ओके। बट फिजिकली कब आया ये, 4th अप्रैल को अगर ये फिजिकली आया है तो 9th अप्रैल के काउंटिंग में आया ना, ये फिजिकली वो 4th अप्रैल को आया है हमारे पास, तो 9th अप्रैल के काउंटिंग में आया है ये, बट 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक चाहिए आपको। 31 मार्च को था क्या ये फिजिकली, नहीं, तो ये क्या करना है, लेस करना है 1000, क्योंकि ये 4th अप्रैल को आया है ना। सो 4th अप्रैल को आया सृष्टि ना, मतलब 9th अप्रैल को उन्होंने इन्वेंट्री काउंटिंग किया ना, एक्चुअल स्टॉक
only on 9th April when it was ascertained by him to be worth 2,50,000. So 9th April को जब फिजिकली काउंट किया उसने, तब 4th April को जो गुड्स रिसीव हुए हैं 1,000 के, वो 9th April को रहेंगे ना. कहाँ पर रहेंगे वो? 4th April से 9th April वहाँ पर ही है. So 9th April को जब काउंटिंग किया उसने, तब ये 1,000 भी काउंट हो गया ना उसमें. बट हमें स्टॉक चाहिए 31 मार्च का. तो 9th April में अगर वो 1,000 इंक्लूड है ये इसमें, तो ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कब आया था फिजिकली? 4th April को, और मुझे चाहिए 31 मार्च का. अगर ये 31 मार्च को आया रहता तो हम माइनस नहीं करते, क्योंकि हमें चाहिए ना वो फिजिकल स्टॉक ही काउंट करना है हमें 31 मार्च का. बट वो 31 मार्च को नहीं आया था, वो 31 मार्च को सिर्फ इनवॉइस आया था, इसलिए परचेज डे बुक में रिकॉर्ड हुआ रहेगा. करेक्ट? बट फिजिकली नहीं आया था ना वो 31 मार्च को, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. फिजिकली ये नहीं था 31 मार्च को. अगर आपने इसको माइनस नहीं किया तो आप क्या दिखा रहे हो कि ये था 31 मार्च को हमारे पास, बट एक्चुअली वैसे नहीं है. एक्चुअली फिजिकली कब आया? 4th April. सो एक बार ये करो, ये 2,50,000. फिर हमारे जो सेल्स है वो ऐड बैक करने हैं. कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था? 12,900. फिर 700 के वो फिजिकली गुड्स आए थे ना परचेस किए हुए, वो माइनस करने हैं, एंड 1,000 भी माइनस करना है. ओके, परचेसेस एक्चुअली कितने के हुए थे? 1,200 के. उसमें से 500 9th April तक आए ही नहीं थे फिजिकली. सो आए कितने थे? 700 आए थे 9th April तक. सो लेस बी 7. सो क्या आ रहा है आपका आंसर? हाँ, आंसर चेक करो उनका. सो अभी लिखना है स्टेटमेंट फॉर्म में पर्टिकुलर्स रुपीज. इन्वेंट्री टेकिंग है ना ये. स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल स्टॉक लिखो. यहाँ पर फिजिकल वर्ड इंपॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि बुक्स में स्टॉक अलग हो सकता है. जो 1,000 है ना, उसके ओनर कौन है? इनवॉइस 31 मार्च के पहले हुआ था ना लास्ट वाला पैराग्राफ, तो ओनर आप हो उसके. बट फिजिकल स्टॉक चाहिए उनको, ओनरशिप वाला स्टॉक नहीं चाहिए, इसलिए वो 1,000 हम माइनस कर रहे हैं. वो जो 500 थे ना, उसके ओनर भी आप हो 31 मार्च टू 9th April के बीच में, बट वो फिजिकली नहीं आए थे. तो इसलिए फिजिकल वर्ड लिखो. देख के लिखा तो भी चलने वाला है. आज की डेट लिखो, क्या है? 16 जून 25. क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, उसका पेज नंबर लिखो 4.29. लिखा क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 4.29. एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, एंड उसका आंसर स्टार्ट करो. पहले लिखो हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 22. स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 22. देख के लिखना है तो देख के लिखो, बिना देख के लिखना है तो बिना देख के लिखो. बिना देख के आपको देने वाली हूँ ना मैं अभी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन. सबके पास है ना मॉड्यूल, हर बेंच पे एटलीस्ट.
हेलो, सो फर्स्ट लाइन में ही क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से लाइन से पढ़ते हैं सृष्टि। सो लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट लाइन में क्वेश्चन की लाइन थी, इसलिए यहाँ से पढ़ा। अभी सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain the value of stock as on 31st March 22। सो यहाँ पर फिजिकल वर्ड नहीं है, देखो। सो वैल्यू ऑफ स्टॉक ओपनिंग दिया है 7 लाख, देन परचेसेस हुए उस पीरियड में पूरे साल में 1 अप्रैल टू 31 मार्च 34,60,000। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं क्या एक्सक्लूजन्स में था, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ परचेस प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन and other costs relating to bringing the inventory for in present location and condition, वो सारे कॉस्ट क्या करने हैं, ऐड करने हैं। एंड एक्सक्लूजन्स में एबनॉर्मल वेस्टेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ओके, ये सब क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, रिकॉर्ड नहीं करना है। सो ये आप ऐड करोगे, करेक्ट। एंड सेल्स दिया हुआ है, मतलब लाइक ट्रेडिंग अकाउंट इमेजिन करो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, परचेसेस डेबिट साइड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब ये सब एक साइड में है तो ऐड करना पड़ेगा, एंड दूसरे साइड में सेल्स जाएंगे तो उसको लेस, हाँ, बट कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी, ये पता है आपको। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 21 पिछले साल का क्लोजिंग इज करंट ईयर का ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक में क्या हुआ है, अ सम ऑफ ₹60,000 was written off a particular item which was originally purchased for 2 lakh and was sold for 1,60,000। तो ये जो तीन अमाउंट्स है, ओके, इसमें से कॉस्ट कौन सी है बताओ, कॉस्ट कितनी है, was sold for 1,60,000। करेक्ट। सो मुझे कॉस्ट की अमाउंट बताओ, एनआरवी बताओ एंड सेल्स की अमाउंट बताओ। तो ये सेल्स की अमाउंट हो गई 1,60,000, which was originally purchased for 2 lakh। हाँ, बरोबर सांगते, सांग। एनआरवी की अमाउंट कितनी है, 1,40,000 एंड कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। हितेश, विच वॉज ओरिजिनली परचेस्ड फॉर 2 लाख, तो वो क्या हुआ, ओरिजिनली परचेस फॉर 2 लाख। तो 2 लाख क्या है, सो हे आपण इंटरप्रिटेशन करतोय की नहीं, ओके। और सेम क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन जैसा, क्या, हाँ हाँ, तो फिर क्यों नहीं आया, वही बोल रही हूँ मैं, सेम इलस्ट्रेशन था ना। हाँ, तो इसलिए 10 टाइम्स 5 टाइम्स जो मैं बोलती हूँ तब जाके 300 अबाउ आएंगे। आप 1-2 बार करोगे तो नहीं आएंगे, मैम ये तो सेम है, ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो सेम है फिर भी कहाँ पर आंसर परफेक्ट आ रहा है। जब तक परफेक्ट नहीं होता है तब तक करना पड़ेगा आपको, 5 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। सो कॉस्ट है उसकी 2 लाख, एनआरवी कैसे आ गया, 2 लाख माइनस ये एबनॉर्मल लॉस कितने का है, 60,000, रिटर्न ऑफ ना, अ सम ऑफ ₹60,000 रिटर्न ऑफ, मतलब क्या हुआ, कम कर दिया 60,000, ओके। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग प्रीवियस ईयर का स्टॉक, कम क्यों किया, क्योंकि उसकी वैल्यू मार्केट में उतनी नहीं रही है, नो वन इज रेडी टू परचेस इट एट 2 लाख। सो हमने क्या एस्टिमेट किया था कि ये 1,40,000 पे सेल हो सकता है, सो दैट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, वो एनआरवी होता है।
सो हमने एस्टिमेट क्या किया था, 1,40,000 पे लेके आ जाओ उसको, 60,000 से रिड्यूस करो, एंड देन सेल एक्चुअली कितने में हुआ, 1,60,000। तो इसको हम बोलते हैं कौन से सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स, एंड ये क्या हो गया, एबनॉर्मल इन्वेंट्री। ओके, सो ये जो 7 लाख है उसमें से क्या माइनस करना है, कौन सी अमाउंट माइनस करनी है बताओ इन तीन में से, 1,40,000। इन्वेंट्री का बेसिस क्या है वैल्यूएशन का, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन हाँ, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, दिस इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। ओके, ये फर्स्ट पेज पे जाके देखो, चैप्टर का फर्स्ट पेज जहाँ पर चार्ट है ना, वो मॉड्यूल हाँ तिथे पण लिहिलंयस ना, मॉड्यूल का चैप्टर का फर्स्ट पेज, चार्ट होने के बाद दिया है ना वैल्यूएशन बेसिस, क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हमारे केस में क्या लोअर है, एनआरवी, इसलिए एनआरवी पे होगा ना ये 7 लाख में, ये एबनॉर्मल आइटम एनआरवी पे रिकॉर्ड हुआ रहेगा। सो आप कितना माइनस करोगे, 1,40,000, एंड एबनॉर्मल सेल्स भी माइनस करना है फ्रॉम सेल्स। सो वो कितने हैं, एबनॉर्मल सेल्स 1,60,000। सो एबनॉर्मल सेल्स माइनस करने के बाद आगे दिया है उन्होंने, बट फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन, यहाँ पर वहाँ पर बारिंग वर्ड था, याद आया, बारिंग द अबाउट ट्रांजैक्शन इलस्ट्रेशन में। हाँ, बारिंग मतलब क्या बताया था, एक्सेप्ट दिस ट्रांजैक्शन। यहाँ पर बट है, बट को हाईलाइट करो। ओके, बट मतलब भी एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट फॉर अबाउट ट्रांजैक्शन द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 25% ऑन कॉस्ट। 25% मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट इज, हाँ सो लिखो वहां पर 1/4 ऑफ कॉस्ट लिखो पहले, 25% मतलब 1/4 होता है वो लिखो, फिर लिखो मतलब ही 1/5 ऑफ सेल्स। सो आप पहले वो एबनॉर्मल सेल्स माइनस करोगे, करो 52,20,000 माइनस 1,60,000। सो नॉर्मल सेल्स कितने आ गए आपके, 50,60,000 आ गया कैलकुलेटर पे, माइनस 1/5 मतलब कितना परसेंट, हाँ सो माइनस 20% करो, 1/5 लिखो वहाँ पर, 1/5 मतलब 20%, 1/4 मतलब 25%। सो माइनस करके कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, 40 लाख। ओके, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना। सो अभी कैसे हम करने वाले हैं, 7 लाख से 1,40,000 माइनस करो, 1,40,000 माइनस करके 5,60,000, दिस इज द नॉर्मल इन्वेंट्री ना, उसमें क्या ऐड करना है, परचेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सो ऐड 34,60,000, देन ऐड 7 लाख। ओके, सो 47,20,000 आ गया क्या, ये दोनों ऐड किया, दिस इज परचेसेस ना, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 7 लाख। ये सब ऐड करने के बाद आपकी टोटल है 47,20,000। सबकी आ गई है, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, करेक्ट। सो इतने गुड्स आपके पास अवेलेबल है फॉर सेल, जिसकी कॉस्ट है 47,20,000, उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किए तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, सो हमने ये किया था ना, फिर से करो, 52,20,000 माइनस एबनॉर्मल सेल्स
दैट इज 1,60,000. सो नॉर्मल सेल्स आ गए 50,60,000 माइनस 20% ना 1/5 इज 20%, दैट इज प्रॉफिट. सो कॉस्ट आ गया 40,48,000. सो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ही COGS ना, मतलब ही कॉस्ट ऑफ सेल्स. हाँ, सो ये माइनस करने के बाद हाँ इन्वेंट्री. सो बताओ 47,20,000 लो कैलकुलेटर पे माइनस 40,48,000. दिस इज इन्वेंट्री ना. चेक करो आंसर. हाँ, सो उनके जैसा लिखना है हमें स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स रुपीज. सो ऐसे ही किया था ना इलस्ट्रेशन भी सॉल्व. इन्वेंट्री से भी एबनॉर्मल इन्वेंट्री माइनस की थी एंड सेल्स से भी क्या किया था, एबनॉर्मल सेल्स माइनस किया था. एंड ये कैलकुलेशन क्या दिखाया उन्होंने, हाँ हाँ ये हमारा आया ही नहीं ना इस पे. हाँ करेक्ट. अरे बाप रे, उन्होंने अलग तरीके से किया है. क्या अलग है, फाइनल आंसर तो सेम है. केलंय का नाही केलंय. हाँ इन्वेंट्री उन्होंने कितनी ली है, 5,60,000 ली है ओपनिंग. उसमें एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड है मतलब. और सेल्स भी कितना लिया है उन्होंने, मतलब एबनॉर्मल सेल भी. इसमें से कुछ माइनस किया क्या उन्होंने, नहीं. सो माइनस किया एबनॉर्मल तो दोनों जगह से माइनस करना पड़ेगा, इन्वेंट्री से भी सेल्स से भी. और माइनस नहीं किया तो दोनों जगह से माइनस नहीं करना है. ओके. सो आप कैलकुलेटर पे एक अमाउंट लो 52,20,000. ये क्या है, टोटल सेल्स. हाँ, माइनस 1,60,000. माइनस 1,60,000 क्या है, एबनॉर्मल सेल्स. हाँ, अभी दबाओ इंटू 20%. क्या आया, 10,12,000. ये क्या है, प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेल्स. करेक्ट ना. ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेल्स आया ना. एंड एबनॉर्मल सेल का प्रॉफिट कितना है, 1,40,000 NRV था, 1,60,000 को सेल किया था. सो हाँ 20,000. ये एबनॉर्मल सेल का प्रॉफिट है. सो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 10,32,000. ओके. NRV याद है ना आपको, ये थी ना NRV, 2 लाख कॉस्ट माइनस 60,000 रिटर्न ऑफ. तो NRV क्या थी, 1,40,000 एंड सेल्स कितना था, 1,60,000. सो एबनॉर्मल सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ, 20,000 एंड नॉर्मल सेल्स पे 10,12,000. वो कैसे फाइंड आउट किया आपने, टोटल सेल्स माइनस एबनॉर्मल सेल्स. सो जो अमाउंट आई उसके ऊपर 20%. 20% इज 1/5 which is 1/4 of cost. ओके. सो टोटल प्रॉफिट 10,32,000 हुआ. अभी हमने कुछ माइनस किया नहीं ना, एबनॉर्मल को भी ले रहे हम, इन्वेंट्री में भी और सेल्स में भी. तो आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट लेना पड़ेगा वो भी
एबनॉर्मल प्लस नॉर्मल लेना पड़ेगा ना, करेक्ट। सो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड देन वही आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। सो क्या करना है अभी, उन्होंने इलस्ट्रेशन में एबनॉर्मल आइटम्स माइनस करके दिखाया है इलस्ट्रेशन में, और इधर माइनस करके नहीं दिखाया है। ये वाला भी, हाँ तो ये वाले से करो अभी, हाँ। सो माइनस किया तो दोनों से माइनस करना है, रादर तीनों से माइनस करना है, इन्वेंट्री से भी, सेल्स से भी एंड प्रॉफिट से भी, ओके। एंड देखो एक बार लास्ट टाइम कैलकुलेटर पे लास्ट टाइम 52,20,000 लिया, माइनस 1,60,000 एबनॉर्मल, 50,60,000 आया था हमारा, हाँ, इंटू 20% करो, इंटू, हाँ 10,12,000, वो माइनस इज इक्वल टू दबाओ, माइनस एंड इज इक्वल टू 40,48,000 लिया था हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि हमने सिर्फ नॉर्मल सेल्स का लिया था ना, 1,60,000 पहले ही माइनस कर दिया, हटा दिया ना एबनॉर्मल को, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था 40,48,000, एंड उनका कॉस्ट ऑफ सेल्स आप देख रहे हो कितना है 41,88,000। क्यों? क्योंकि उन्होंने एबनॉर्मल भी लिया है और हमने नहीं लिया था, ओके। सो आपको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, करो फिर ऐसे सॉल्व। वर्किंग नोट में ये दिखाओ, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 22 may alternatively be found out by preparing trading account for the year ended 31st March 22, ऐसे नोट में दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो ये सब डेबिट साइड को जाएगा, ये सेल्स जाएगा क्रेडिट साइड पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा डेबिट साइड पे, एंड बैलेंसिंग फिगर इज बाय क्लोजिंग स्टॉक। बट उन्होंने सिर्फ सेंटेंस में दिया है, चेकर के पास स्टेटमेंट ही रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं रहेगा, चेकर के पास भी सिर्फ ऐसे नोट रहेगी, तो आप स्टेटमेंट ही बनाओ। सभी बेंच पे है ना मॉड्यूल, ठीक है ना, तो ये स्क्रीन पे नहीं दिखाया तो भी चलेगा, नहीं है दोनों के पास है क्या कोई एक्सेस मॉड्यूल? पेज नंबर इज 4.34। $1,60,000 सेल केलं ना ते, मायनस 1,40,000, त्यावर पर्सेंटेज जर का लावलं तर ते नॉर्मलच झाला ना, मग ॲबनॉर्मलचा अर्थच तो आहे की हे पर्सेंटेज लागू पडत नाहीये त्याला, तो वेगळ्याच याला सेल होतोय ना। 20,000चं प्रॉफिट कमवलं त्यांनी त्या आयटम, तर म्हणजेच ॲबनॉर्मल आहे ना, त्याला तो 20% रेट लागत नाहीये, म्हणून तर तो ॲबनॉर्मल आहे, बाकी सेल्स नॉर्मल आहेत ज्याला 20% ॲप्लिकेबल होतंय।
आप सबने डाउनलोड किया है क्या ऐप? आकांक्षा झालं सॉल्व करून नोटबुक मध्ये झालं? Yes, next question. Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जय हनुमान बोलना पड़ेगा आपको. फर्स्ट लाइन पढ़ो तो समझेगा क्वेश्चन 3 की. आपको आती है हनुमान चालीसा वगैरह कुछ आती है क्या? नहीं आती. फिर स्तोत्र आता है, मारुति स्तोत्र वो आता है, चालीसा भी आती है, राम रक्षा भी आती है. ओके, सो इसमें क्या करना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 22 एंड और एक चीज है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट. ओके, सो दो चीजें हैं अभी, कैलकुलेट स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 22 एंड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट. सो नेट प्रॉफिट में कुछ तो एडजस्टमेंट्स हमें करनी है. नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान showed a net profit of rupees 6 lakh after considering the closing stock of
3,75,000 ऑन 31 मार्च 22। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हनुमान का है उसका प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 6 लाख दिख रहा है। एंड वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक कितना लिया था, 3,75,000 लिया था। ओके, इसका मतलब क्या, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा हनुमान ने, उस वक्त 3,75,000 क्लोजिंग स्टॉक लिया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आया, इट इज कैरिड फॉरवर्ड टू पी एंड एल, देन पी एंड एल से आया नेट प्रॉफिट एंड वो आया 6 लाख। ठीक है, और फिर सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद क्या समझा हनुमान को, subsequently the following information was obtained from the scrutiny of the books। पहला प्रॉब्लम क्या हुआ है देखो, purchases for the year ended, purchases for the year included 15,000 paid for new electric fittings for the shop। शॉप के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फिटिंग्स किए थे, उसके लिए कितने पे किए थे, 15,000, एंड वो इंक्लूड किस में किए, परचेसेस में। हाँ, तो परचेसेस से लेस करना पड़ेगा। सो परचेसेस ज्यादा हो गए ना 15,000 से। ओके, बट ये परचेसेस है ही नहीं, इट इज एन एसेट। ओके, सो यहाँ पर क्या आया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके, एसेट है ये इलेक्ट्रिक फिटिंग, बट उसको दिखाया परचेस। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कौन सा हुआ, एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत हुए ना उसके। ओके, सो मतलब जर्नल एंट्री इलेक्ट्रिक फिटिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए, या आप उसको फर्नीचर भी बोल सकते हो ना, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। क्या, हाँ, सॉरी, टू परचेसेस अकाउंट। बट मैं जो बोल रही हूँ वो समझा ना, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। और ये फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद एरर समझ में आया है, ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स को समझेगा ये। तो नॉमिनल अकाउंट्स विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट। एकट्या प्रियाला शिकवलेलं मी घरी नेऊन, तिला घरी बोलवलेलं आणि तिलाच फक्त सांगितलेलं, प्रिया फायनल अकाउंट्स नंतर नॉमिनल अकाउंट आलं, रेक्टिफिकेशन एंट्री, तर पी एंड एल ॲडजस्टमेंटनी रिप्लेस करायचं। बाकीच्यांना सांगितलं, होतं का नव्हतं, आठवलं का मग आता? ओके, सो परचेसेस इस एंट्री में क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। न्यू बैच के स्टूडेंट्स को नॉमिनल अकाउंट समझता है। सो अगर नॉमिनल अकाउंट आया ना रेक्टिफिकेशन में, तो उसको रिप्लेस करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इतना अभी ध्यान में रखो। ओके, एंड ये रेक्टिफिकेशन कब चल रहा है, रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। रेक्टिफिकेशन 3 स्टेजेस पे चलता है, ये बताएंगे ना आपको कब कब होता है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड लास्ट आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। ओके, सो इन 3 स्टेजेस पे रेक्टिफिकेशन चलता है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस TB, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, but before final accounts। and last is after final accounts। तो यहाँ पर हनुमान का नेट प्रॉफिट आ चुका है ना 6 लाख, नेट प्रॉफिट आ गया मतलब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुका है। ओके, बटनच ऑन केलं नव्हतं इतक्या, आफ्टर फाइनल अकाउंट। सो इसलिए नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
ओके, सो हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके, नॉर्मल P&L अकाउंट ही, मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा 6 लाख नेट प्रॉफिट। हाँ, एंड फर्स्ट रेक्टिफिकेशन की एंट्री क्या थी? इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। परचेसेस में इंक्लूड हुआ था ना, वो परचेसेस में इंक्लूड हुआ था, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट किया था, तो अभी क्रेडिट करना है परचेस अकाउंट, रिवर्स करना है। तो क्रेडिट मतलब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से वो रिप्लेस होगा। सो इसलिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड को आएगा ना ये, बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग 15,000। ओके, सो पहले मैंने आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री समझाई एंड उसके बाद उसका लेजर पोस्टिंग आपको आता है। एक बार एंट्री समझ में आ गई तो पोस्टिंग आता है आपको, करेक्ट। हर्षवर्धन सिर्फ इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है, बाकी इसमें तो नहीं था। ओके, सेकेंड क्या हुआ देखो, हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड at 40,000 as free samples for which no entry was made in the books of accounts. Correct. Advertisement account debit to purchases account. Okay. आप 11th में एंट्री करते होंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ओके, बट यहाँ पर किसमें, फाउंडेशन में एंट्री करनी है ये एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस करनी है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स ये अकाउंट नहीं है मॉड्यूल में दिया हुआ। ओके, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर करके टॉपिक है CA फाउंडेशन में भी, उसके मॉड्यूल में ICAI के मॉड्यूल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स ऐसे अकाउंट नहीं है। फिर कौन सा अकाउंट है? परचेसेस अकाउंट। इसलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस मतलब परचेस से लेस हो रहा है, परचेस अकाउंट क्रेडिट हुआ मतलब। अभी इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? दोनों नॉमिनल है ना, एडवर्टाइजमेंट भी नॉमिनल है एंड परचेसेस भी नॉमिनल है। सो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों अकाउंट्स नॉमिनल है, एडवर्टाइजमेंट भी नॉमिनल अकाउंट है, परचेसेस भी नॉमिनल अकाउंट है। सो दोनों P&L एडजस्टमेंट से रिप्लेस होंगे। ओके, सो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एंड परचेसेस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, हाँ। सो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट साइड को लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आप मॉड्यूल का आंसर ओपन करो, मैं ये आंसर ओपन करती हूँ। 6 लाख स्टार्टिंग पॉइंट, बाय न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग 15,000। अभी सेकेंड एरर हम ये कर रहे हैं, 40,000 के डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्री सैंपल, उसका रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट साइड को क्या लिखा है? टू एडवर्टाइजमेंट 40,000 एंड यहाँ पर बाय सैंपल्स लिखा है उन्होंने, या बाय परचेसेस 40,000। ओके, सो दोनों साइड को इफेक्ट आने वाला है इसका। तो मैम नीली इफेक्ट है तो लिखते ही नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा, इफेक्ट दिखाने पड़ेंगे 40,000 के। ओके, सो सेकेंड एरर रेक्टिफाई हुआ, समझा क्या सबको? एक्सेप्ट हर्षवर्धन, बारिंग हर्षवर्धन, सबको समझ में आ गया? और एरर का टाइप नहीं बताया, ते तर मी हितेशला सांगितलेलं फक्त। एरर ऑफ ओमिशन ना, ओमिट किया है ना, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। ओके, उसके बाद थर्ड में क्या हुआ है देखो, इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च 22। बुक्स में एंटर किया है, बट द गुड्स वेर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। फिजिकली स्टॉक काउंट करते वक्त ये लिया ही नहीं, नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। स्टॉक कैलकुलेशन में इसको लिया ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट।
एरर ऑफ कमीशन, करेक्ट। सो पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल था, दूसरा एरर ऑफ ओमिशन। प्रिंसिपल का स्पेलिंग PAL नहीं आएगा ना, यहाँ पर लिखो वहां पर एरर्स के टाइप। दूसरा एरर ऑफ ओमिशन एंड तीसरा एरर ऑफ कमीशन। ऐसे पीछे पीछे का भूल गए तो कैसे होगा, फुल सिलेबस पे एग्जाम लिखनी है ना। सो 2,50,000 पे ऐड करोगे ना उसको, ओके। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होगा, स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा ना ये, क्योंकि उन्होंने गलत स्टॉक लिया था। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, 6 लाख कैलकुलेट करते वक्त उन्होंने ये गलत स्टॉक लिया है ना, 3,75,000। तो स्टॉक में हमें ऐड करना है अभी ये, क्योंकि ऐड हुआ ही नहीं है 2,50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर लिखते हैं, कौन से साइड को, क्रेडिट साइड को। तो वहां पर है क्या, चेक करो, बाय क्लोजिंग स्टॉक या बाय इन्वेंट्री 2,50,000 बाय स्टॉक, ओके। ये ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने जो इन्वेंट्री ली है वो कौन सी ली है, गलत वाली ली है ना, ये 3,75,000 ली है, ओके। इसमें स्टॉक में ऐड करना है, आपने बोला स्टॉक नॉट इंक्लूडेड। हमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है एंड स्टॉक भी कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2022 का, ये याद है ना आपको, ओके। तो अभी तक पहले के जो चीजें थे ना, इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह, वो हमने स्टॉक में नहीं ऐड किया था इधर इधर, क्योंकि वो बुक्स में अलग रिकॉर्ड हुआ है। गलती बुक्स में हुई थी ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल, परचेसेस दिखाने की जगह इलेक्ट्रिक फिटिंग दिखाया, बुक्स में रिकॉर्ड करते वक्त गलती हुई थी। सेकेंड एरर ऑफ ओमिशन, रिकॉर्ड ही नहीं किया, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो ये बुक्स में प्रॉब्लम था, एरर्स पहले दो। तीसरा क्या हुआ था, बुक्स में रिकॉर्ड हुआ था, दिया है ना उन्होंने, बुक्स में रिकॉर्ड किया है, एंटर किया है, बट फिर प्रॉब्लम कहाँ पर था, स्टॉक में नहीं लिया है। इसलिए जो थर्ड है 2,50,000 वो हमने P&L एडजस्टमेंट में भी लिया यहाँ पर एंड स्टॉक में भी ऐड किया उसको, थर्ड वाले में। फर्स्ट 2 में नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं था, वो बुक रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम था, पहले 2 एरर्स का। इसका स्टॉक में प्रॉब्लम है, स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया था, बुक्स में प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इनवॉइसेस एंटर्ड लिखा है ना, क्लियर कट, ओके। जाएंगे फोर्थ को। इन मार्च 22 गुड्स ऑफ ₹2 lakh सोल्ड एंड डिलीवर्ड were taken in the sales for April 22। नेक्स्ट ईयर के सेल्स में लिया, गलत किया, नहीं ऐसे नहीं है। मार्च में वो डिलीवर भी हो गए थे, सोल्ड है, सोल्ड ऑन अप्रूवल ऐसे वर्ड चाहिए, एजम्पशन नहीं करना है। सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऐसे वर्ड है क्या, नहीं, मतलब सोल्ड है, वो सेल्स है एक्चुअल, डिलीवर भी हुआ है मार्च में ही, बट उन्होंने बुक्स में क्या गलती की, अप्रैल का सेल दिखाया, जो कि एक्चुअल में कौन से मंथ का सेल है, मार्च का। कौन सा एरर है ये, एरर ऑफ कमीशन, लिखो। या ऐड होगा, हाँ देख, मुझे एंट्री बताओ, मार्च में क्या एंट्री करोगे, करेक्ट, हाँ रुको, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री होगी ना, मार्च में होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई मार्च में, ओके। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, सेल्स, सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड को देखो, बाय सेल्स है क्या, बाय कस्टमर है क्या, 2 लाख,
बाय सेल्स है, ओके मैंने बाय कस्टमर अकाउंट लिखा है। सो उन्होंने क्या किया है, पहली एंट्री की है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड सेकेंड एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड को आपको क्या दिख रहा है, बाय सेल्स अकाउंट दिख रहा है ना, बाय कस्टमर अकाउंट नहीं दिख रहा है, ओके एंड हम इसकी कंबाइंड एंट्री बोल रहे थे कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, सेल्स कट कर दिया। सो बाय कस्टमर अकाउंट भी करेक्ट है एंड बाय सेल्स अकाउंट भी करेक्ट है एंड अमाउंट कितनी है 2 लाख। सो इसका फिजिकली ये गुड्स डिलीवर्ड है ना, सो स्टॉक टेकिंग में आया ही नहीं है वो। सो ये एरर सिर्फ किधर है, बुक्स में। सो स्टॉक में कुछ मत करो, मतलब इधर 2 लाख का कुछ मत करो स्टॉक में, क्योंकि वो फिजिकली डिलीवर ही हुए हैं मार्च में, तो 31 मार्च को है ही नहीं ना काउंटिंग के लिए वो गुड्स हमारे पास। सो स्टॉक में गड़बड़ नहीं है, ओके। लास्ट वन, गुड्स कॉस्टिंग नॉट सेल, highlight costing 75,000 were sent on sale or return in March 22 at a margin profit of 33 on cost ही है एंड आपको दी भी कॉस्ट ही है, सो डायरेक्टली आप 33% कैलकुलेट कर सकते हो ना। दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल 22, मतलब अप्रूवल कब दिया कस्टमर ने, अप्रैल में, ओके तो मार्च में ओनर कौन था, हाँ तो हमें स्टॉक दिखाना पड़ेगा। दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल 22, these were taken as sales for March 22. मार्च 22 का सेल्स दिखाया है ना हमने, तो सेल्स नहीं दिखाना चाहिए मार्च में ही, क्योंकि अप्रूवल कब आया, अप्रैल में, तो सेल्स दिखाया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स सेल्स लिखो यहाँ पर। मार्च में जो सेल्स दिखाया है वो सेल्स रिवर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्च में सेल्स हुआ ही नहीं है। सेल्स कब हुआ है, अप्रैल में, अप्रूवल अप्रैल में आया इसलिए, ओके। सो रिवर्स सेल की एंट्री रिवर्स कर दो, क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट, सो रिप्लेस बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड को टू कस्टमर अकाउंट। 1 लाख कैसे आया, हाँ करेक्ट, सेल्स की अमाउंट लिखनी पड़ेगी ना, आप सेल्स रिवर्स कर रहे हो, 75,000 कॉस्ट है, तो सेल्स पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। कॉस्ट 75,000 है एंड इनटू 33.333333 एंड तक परसेंट करोगे तो वो 24,9999 आएगा, दैट इज 25,000, ओके। बेसिकली 75,000 का 1/3 ना, 33.33% मतलब क्या, 1/3, तो 75,000 का 1/3 कितना हुआ, 25,000। सो दिस इज प्रॉफिट, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो तो 1 लाख क्या हुआ, सेल्स, ओके। सेल्स की रिवर्स एंट्री क्या है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट एंड हाँ, सो पी एंड एल इट विल बी रिप्लेस्ड बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको ये लिखना है क्या, सेल्स टू कस्टमर्स लिखो, ये रिवर्स एंट्री की है इसलिए आया ना ये पी एंड एल एडजस्टमेंट टू कस्टमर। मॉड्यूल में आंसर देख रहे हो ना आप, वहाँ पर
तो वहां पर ऐसे एरो करके लिखो ना, दिस इज सेल्स टू कस्टमर. त्यांना तर जॅनपर्यंत लक्षात ठेवायचं. तुमचं 60 दिवसावर तरी आलंय. 15 ना सप्टेंबर का 16? आज 16 जून. एग्जैक्ट 60. 60 दिन के बाद आप एग्जाम सेंटर पे बैठे होंगे, पहुंच गए होंगे एग्जाम सेंटर पे. 2 बजे का पेपर मतलब. सो सेल्स टू कस्टमर मतलब P&L एडजस्टमेंट टू कस्टमर, एंड सेल्स रिवर्स करोगे सेलिंग प्राइस से. और क्या है, ये सेल नहीं है इसलिए हमने रिवर्स किया, तो सेल नहीं है तो स्टॉक है ना. सो दिस इज स्टॉक विथ कस्टमर. फिजिकली किसके पास है ये स्टॉक? कस्टमर के पास. सो स्टॉक रिकॉर्ड करना है मतलब कौन से साइड को, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट. क्लोजिंग स्टॉक कौन से साइड को रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट. एंड सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं या कॉस्ट पे? कॉस्ट. तो कॉस्ट कितनी है? 75,000. सो ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा 75,000. ओके. एंड इधर भी ऐड करना पड़ेगा वो, क्योंकि ये फिजिकल काउंटिंग किया था हमने स्टॉक का, तो ये तो नहीं था ना हमारे पास, तो यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा स्टॉक. तो ये आ गया आपका करेक्ट स्टॉक 7 लाख, एंड उन्होंने लिया था 3,75,000. ओके. एक बार चेक करो, 3,75,000 प्लस 2,50,000 प्लस 75,000 आ रहा है क्या? 7 लाख. ये स्टॉक लेना चाहिए था. एंड नेट प्रॉफिट, अभी करेक्ट वाला नेट प्रॉफिट लो कैलकुलेटर पे 6 लाख जो स्टार्टिंग पॉइंट था, प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 75,000 माइनस 40,000 माइनस 1 लाख. $10,40,000. दिस इज करेक्ट नेट प्रॉफिट 10,40,000 जो हनुमान ने लिया था 6 लाख, एंड उन्होंने स्टॉक लिया था 3,75,000 जो करेक्ट स्टॉक है 7 लाख. ओके. सो आप एडिशंस करते वक्त ऐसे एक एक कैलकुलेटर पे करते हो या कुछ मन में भी करते हो? करते हो ना. मतलब 6,15,000 डायरेक्टली लेना है कैलकुलेटर पे, देन 40,000 ले सकते हो, देन ये 4,50,000 ले सकते हो डायरेक्टली, या यहाँ पर 2,90,000 लेना है, कुछ मन में भी करने हैं, प्लस 2,75,000 डायरेक्टली लेना है. ओके. एंड माइनस करते वक्त 1,40,000 माइनस करना है, तो टाइम सेव होगा. ओके. सबके लिए कैलकुलेटर अलाउड है मैम, इसलिए हम पूरा कैलकुलेटर पे ही करेंगे, ऐसे नहीं करना है तो आपको ही टाइम लगेगा ना एक एक नंबर डालने के लिए. ओके. सो अभी आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ एंड स्टॉक का स्टेटमेंट बनाओ. स्टेटमेंट में 2 ही ऐड करने हैं ना आपको. ओके. बुक है आपके पास ना?
इन क्वेश्चन नंबर 4 फिजिकल स्टॉक टेकिंग पहले किया है, 30 जून का उनको चाहिए ना एक्चुअल में। अभी तक कैसे था, वो नेक्स्ट ईयर कर रहे थे, बाद में कर रहे थे। 31 मार्च का चाहिए तो 9 अप्रैल को किया था ऐसे। सो अभी उनको कब का चाहिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30 जून 22। 30 जून का चाहिए, बट कब किया, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन बिजनेस वॉज डन ऑन 23 जून। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वॉज 48 लाख। तो ये 48 लाख कौन से डेट का हुआ स्टॉक, 23 जून 22 का हुआ। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन बिजनेस वॉज डन ऑन 23 जून। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वॉज 48 लाख। सो 48 लाख कौन से डेट का हुआ, 23 जून। The following transactions took place between 23 जून to 30 जून। क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए, 4 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। पहली क्या है पढ़ो, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मतलब यहाँ पर हम ओनर है एंड हमने कंसाइनमेंट बेसिस पे सेंड किए थे गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2,40,000 वेयर अनसोल्ड। तो ये फिजिकली गुड्स किसके पास है, कंसाइनी के पास, बट उसके ओनर हम हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे ना, क्योंकि ये फिजिकल वेरिफिकेशन किया था। सो फिजिकली वो हमारे पास है ही नहीं, वो कंसाइनी के पास है, बट उसके ओनर कौन है, हम हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। ओके, ये समझा क्या, क्यों ऐड किया, क्योंकि ओनर कौन है, हम है ओनर। अनसोल्ड है ना वो, दिस इज द अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी। नेक्स्ट क्या है, परचेसेस हुए हैं ऑफ ₹4 लाख वेयर मेड। कौन से पीरियड में, ये पीरियड याद रखो, 23 जून टू 30 जून। इसी पीरियड में ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसी पीरियड में ये अनसोल्ड था, 2,40,000 का स्टॉक विथ कंसाइनी। इसी पीरियड में परचेसेस हुए हैं 4 लाख के, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹1,60,000 वेयर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। सो 4 लाख नहीं, हाँ 4 लाख माइनस 1,60,000, क्योंकि वो बाद में आए ना, कब आए, 5 जुलाई को। तो 30 जून का हमें चाहिए 2,40,000 फिजिकली थे ना हमारे पास। सो 4 लाख टोटल परचेसेस माइनस 1,60,000, ये आए नहीं थे, ये कब आए, 5 जुलाई को। तो 30 जून को वो इन ट्रांजिट है, इन ट्रांसपोर्ट है 1,60,000। तो आए कितने फिजिकली, 2,40,000 रिसीव्ड ना। सो ये लिखो 2,40,000 रिसीव्ड एज ऑन विच डेट, रिसीव्ड ऑन 30 जून 22। ये रिसीव्ड हो चुके हैं 2,40,000 एंड 1,60,000 की क्या पोजीशन है, इन ट्रांजिट एज ऑन 30 जून 22 एंड वो पहुंच कब गए हमारे गोडाउन में, 5 जुलाई। ओके, सो ये 23 टू 30 जून के बीच में हुआ परचेसेस 4 लाख के, उसमें से 2,40,000 आ गए एंड 1,60,000 आ रहे हैं, बट पूरे 4 लाख के ओनर आप हो, परचेस किए ना आपने, मतलब आप ओनर हो। तो आपको अलग अलग दिखाना है 2,40,000 एंड 1,60,000। सो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, चेक करो 48 लाख ही है ना, वैल्यू एज ऑन 23 जून 22 48 लाख। अनसोल्ड स्टॉक था विथ कंसाइनी, पहला पॉइंट 2,40,000। देन परचेसेस ड्यूरिंग द पीरियड 23 जून टू 30 जून 2,40,000 के परचेसेस किए थे,
1,60,000 को भी ऐड करना है, वो गुड्स इन ट्रांजिट है। ये फिजिकली पहुंच चुके हैं, ये फिजिकली नहीं पहुंचे हैं, बट ओनर आप ही हो दोनों के। परचेस तो कर लिया है ना, वो आ रहे हैं। वो उसके बुक्स में नहीं दिखा सकता है 1,60,000 स्टॉक, उसने सेल कर दिया है। उसने सेल दिखाया तो ओनर हम है ना, उसके बुक में सेल दिख रहा है तो हमारे बुक में परचेस दिखना ही चाहिए। मतलब वो ओनर नहीं है अभी, तो हम ओनर है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों ऐड करना पड़ेगा। अभी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ कि यहाँ पर जो स्टॉक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें फिजिकल वर्ड है क्या इस सेंटेंस में? अगर फिजिकल वर्ड रहता तो जो 5 जुलाई को इन ट्रांजिट वाले हैं वो लेते क्या हम? इवन इफ वी आर ओनर्स, वो नहीं लेते। फिजिकली काउंटिंग में सिर्फ 2,40,000 आएगा। फिजिकल काउंटिंग मतलब गोडाउन में जो गुड्स है वो, फिर गोडाउन में जो बुक्स है वो, एंड बुक्स में जो गुड्स दिखाते हो आप स्टॉक, वो अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स। एक रीजन है गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट फिजिकली है क्या? नहीं, फिर भी हम ओनर है, तो ये बुक्स में तो आएंगे बट फिजिकल स्टॉक में नहीं आएंगे। पीएस समझा आपको? पीएस फिजिकल स्टॉक। गुड्स विथ कंसाइनी का क्या होगा? अनसोल्ड गुड्स विथ कंसाइनी बुक्स में आएंगे क्या? ये बुक्स में आएंगे बट फिजिकल स्टॉक में काउंट नहीं होंगे, हमारे पास है ही नहीं ना वो। एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट टू कस्टमर पेंडिंग अप्रूवल, ये भी बुक्स में आएंगे। गुड्स सेंट टू कस्टमर पेंडिंग, हाँ बुक्स में आएंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे हम इसको, क्योंकि ओनर हम हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक जो आपका फेवरेट एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड, उसमें ये दिखेगा बुक्स में, बट फिजिकल स्टॉक में नहीं दिखेंगे ये तीनों लोग, क्योंकि वो फिजिकली नहीं है। तो फिजिकल स्टॉक का अमाउंट एंड बुक्स का अमाउंट अलग आ सकता है। तो अभी हमें कौन सा पूछा है? बुक्स वाला, फिजिकल वाला नहीं पूछा है। फिजिकल वाला पूछते तो यहाँ पर क्लियर कट वर्ड रहता है, फिजिकल। ओके, एक आई थिंक एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में था ऐसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैलकुलेट फिजिकल स्टॉक ना, तो तब नहीं लेना है ट्रांजिट वाला, या ये तीनों लोग नहीं लेने हैं ना फिर फिजिकल पूछा तो। बट सिर्फ स्टॉक पूछा तो इनको भी लेना है। तो ये एक बार लिखो, उधर ही लिखो मॉड्यूल में। पीएस को जरा फुल फॉर्म में लिखती हूँ, फिजिकल स्टॉक। हो गया लिखकर?
सो ये दोनों ऐड करना है वो समझा। 2,40,000 फिजिकली आ चुके हैं। 1,60,000 को भी अलग से ऐड करके दिखाया है उन्होंने इन ट्रांजिट करके, मतलब टोटल 4 लाख ऐड किया है। ओके, अभी परचेसेस ऐड हो रहे हैं। हाँ, अभी तक लेस क्यों हो रहे थे? क्योंकि हम आगे जाके पीछे आ रहे थे ना 31 मार्च को। अभी हम ऑलरेडी पीछे है 23 जून, तो हमें आगे आना है। ओके, ऐड करना पड़ेगा। एंड इस पीरियड में जो सेल होने वाला है वो लेस करोगे। सो अभी सेल ही है। सेल्स वेयर 13,60,000 विच इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। हाफ ऑफ दिस गुड्स, 3,20,000 का हाफ कितना होता है? 1,60,000। हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर रिटर्न बिफोर 30 जून। मतलब यहाँ पर हाफ रिटर्न कर दिए, हाफ एक्सेप्ट कर दिए ना उन्होंने। ओके, 1,60,000 रिटर्न कर दिए। सो उनका डिसीजन हो गया है बिफोर 30 जून। क्या डिसीजन हुआ? कि हाफ हम रिटर्न कर रहे हैं, हाफ एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो जो रिटर्न किए उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। ठीक है। सो 13,60,000 में से 1,60,000 सेल्स रिटर्न है। तो नेट सेल्स कितने हुए? 12 लाख ही हुए। ओके, डिसीजन उन्होंने 30 जून के पहले ही दिया है, तो हमारे लिए अच्छा हुआ समझने के लिए कि ये जो 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल है उसमें से सेल्स रिटर्न आए 1,60,000, मतलब हम ओनर हो गए फिर से। एंड 1,60,000 उन्होंने अप्रूव कर दी। ठीक है। ओके, सो आगे का इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सेल्स नहीं लेस कर सकते डायरेक्टली। आपने बताया ना 23 जून टू 30 जून इस पीरियड में जो भी सेल होगा वो माइनस करना है ना। बट हम डायरेक्टली अभी ये 13,60,000 क्या है? सेल्स, बट सेल्स रिटर्न पहले माइनस करना पड़ेगा। तो नेट सेल्स कितने हुए? 12 लाख। और ये सेल्स है तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करना है। सो गुड्स आर सोल्ड एट अ कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट का 1/4 ऑन कॉस्ट लिखो वहां पर। 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स, मतलब 20%। 2,40,000 दैट इज 20% ना ऑन सेल्स। सो सेल्स हमने 12 लाख निकाला था। कैसे? 13,60,000 माइनस 1,60,000 सेल्स रिटर्न। सो नेट सेल्स हो गए 12 लाख। 1/5 ऑफ सेल्स इज 20%। वो नहीं आया तो भी क्या करो? 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 2,40,000। सो ये प्रॉफिट में माइनस कर रही हूँ। ओके, ये समझा कॉस्ट ऑफ सेल्स। 4th पॉइंट, ये यहाँ तक हमने पढ़ा था कि गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। तो ये कौन से सेल्स हुए? एबनॉर्मल सेल्स। उसकी कॉस्ट है 2,40,000 एंड हम उसको सेल कर रहे हैं 1,20,000 पे। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? कितने का? कितने का लॉस है? ओके, सो ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल? ओके, सो अभी क्या करना पड़ेगा आपको? सेल्स कितना था पहले? 13,60,000 माइनस सेल्स रिटर्न कितना है? 1,60,000। सो ये माइनस करने के बाद आपको मिला था 12 लाख। ये नेट सेल्स हुए। इस पे 20% नहीं लगा सकते हैं। क्या माइनस करना पड़ेगा?
एबनॉर्मल सेल्स माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल सेल्स को वो रेट नहीं लगता है, इसलिए तो वो एबनॉर्मल है। ओके, सो एबनॉर्मल सेल्स 1,20,000 के है ना, ये करेक्ट ना। सेल्स की अमाउंट लो, तो अभी मुझे बताओ 10,80,000, दिस इज नॉर्मल सेल्स, इस पे लगाओ 20% एंड माइनस इज इक्वल टू 20% कितना आ रहा है, 10,80,000 इंटू 20%। ओके, सो ये 2,60,000 नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। हाँ, सो 2,16,000 लो कैलकुलेटर पे, क्या है वो, नॉर्मल प्रॉफिट। उससे माइनस करो एबनॉर्मल लॉस 1,20,000, सो नेट प्रॉफिट हुआ। एबनॉर्मल प्लस नॉर्मल सेल का मिला के देखो, नॉर्मल सेल एंड एबनॉर्मल सेल दोनों में प्रॉफिट हो जाता तो हम क्या करते, दोनों का प्रॉफिट ऐड करेंगे, बट यहाँ पर नॉर्मल सेल्स पे प्रॉफिट हुआ है 2,16,000 एंड एबनॉर्मल सेल पे क्या हुआ है, लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा ना। सो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है 2,16,000 एंड एबनॉर्मल लॉस है 1,20,000। सो लॉस आया इसलिए मैंने माइनस किया, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 96,000। सो दिस 96,000 प्रॉफिट ये है, ये दोनों का मिला के है। सो हमें सेल्स भी दोनों सेल्स लेने हैं, नॉर्मल भी एबनॉर्मल भी, और उससे 96,000 लेस करोगे। सो अभी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में किया ना अपने सेकेंड वाले कि एबनॉर्मल रिमूव नहीं किया था, तो इधर भी एबनॉर्मल रिमूव नहीं करना है। सो 13,60,000 से जो टोटल सेल्स थे उसमें से आप सिर्फ सेल्स रिटर्न माइनस करोगे, एबनॉर्मल सेल माइनस नहीं करोगे। सो ये जो वर्किंग नोट है वो फिर से देखो, एक्चुअल सेल कितने हैं 13,60,000, उसमें से एबनॉर्मल सेल अभी के लिए लेस किया है, अभी के लिए, टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, एंड सेल्स रिटर्न भी माइनस किया है, रिटर्न ऑफ गुड्स विच आर सेंट ऑन अप्रूवल। तो ये 10,80,000 आया, उसके ऊपर 20% दैट इज 2,16,000। तो ये सिर्फ नॉर्मल सेल्स का हुआ, और एबनॉर्मल सेल का 1,20,000 लॉस है, तो इसलिए वो लेस करना है ना। यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता एबनॉर्मल सेल्स का, तो आप क्या करते, ऐड। तो ऐसे करके 96,000 आ गया आपका। ये 96,000 नॉर्मल सेल्स एंड एबनॉर्मल सेल्स का है ना मिला के। तो हमें सेल्स लेते वक्त भी क्या लेने हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों। ये वर्किंग नोट समझी क्या। अभी ऊपर जाओ, हम यहाँ तक आए थे, ये ऐड किया था ना सब। अभी जो सेल्स रिटर्न है उसको सेल्स से माइनस करना पड़ेगा, एंड उसके ओनर कौन हो, आप ओनर है। सो हम ओनर है तो हमें ऐड करना पड़ेगा स्टॉक में, बट यहाँ पर उन्होंने ऐड किया है जो रिटर्न आए गुड्स उसको, सेल्स रिटर्न, बट 1,60,000 डायरेक्टली नहीं ऐड किया। क्यों, वो सेल का अमाउंट है, आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना। सो लो 1,60,000 सेल की अमाउंट, कैलकुलेटर पे लो 1,60,000 विच इज सेल्स रिटर्न, नॉट सेल्स रिटर्न, बट वो एट सेलिंग प्राइस है। तो माइनस कितना परसेंटेज करोगे, 20% ना, 1/5 ऑफ सेल्स चल रहा है ना हमारा।
1 लाख। सो -20% करना मतलब ही ये पार्ट 80% हुआ ना, एंड 20% पार्ट प्रॉफिट है, 80% पार्ट कॉस्ट है, इसलिए उन्होंने 80% ऑफ 1,60,000 दिया है, क्योंकि 80% पार्ट कॉस्ट है एंड 20% पार्ट प्रॉफिट है। 20% वाला पार्ट जो प्रॉफिट है वही हमने माइनस किया ना, मतलब जो बचा वो क्या है, 80% है। ओके, तो ये मीनिंग समझा क्या ऐसे क्यों लिया है? 80% लिया मतलब ही 20% प्रॉफिट का पोर्शन माइनस किया, और ये कौन से गुड्स है जो रिटर्न आए हैं, दैट इज सेल्स रिटर्न। ओके, सो ये सब ऐड करना है, एंड जो उस पीरियड में 23 जून टू 30 जून उस पीरियड में सेल हुआ है उसको माइनस करना है। सो माइनस में हम सेल्स डायरेक्टली नहीं माइनस कर सकते, हमें क्या माइनस करना है, कॉस्ट। ओके, तो सेल्स नेट सेल्स है ये हमारे, एबनॉर्मल प्लस नॉर्मल मिला के है, हाँ ये, क्योंकि उससे मैंने सिर्फ क्या माइनस किया है, सेल्स रिटर्न, करेक्ट। एंड देन वो प्रॉफिट वर्किंग नोट से आया था ये, तो सेल्स से प्रॉफिट माइनस किया तो मिल गया ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड वो क्या करना है, लेस करना है ना, सेल्स लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो ये लेस में एक ही है वो, बाकी सब तो ऐड ही है। देन आपको स्टॉक मिल गया 30 जून का। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पोर्शन स्पेशली। सो अभी लंच करो एंड देन ये सिर्फ लिखने का काम करना है, सर आने तक करो या सर जब ब्रेक देते हैं तब करो। एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक का मैं होमवर्क दे रही हूँ। सो यहाँ पर इन्वेंट्री टॉपिक खत्म हो गया। ओके, सो आप मॉड्यूल 1 ही ला रहे हो ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे कल, BRS। ठीक है, वो जब तक बेसिक अकाउंट्स नहीं सीखता है तब तक ऐसे ही टॉपिक्स लेने पड़ेंगे ना।